हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12th का लेसन नंबर 6 मानव अधिवास, उनके प्रकार एवं उनकी प्रमुख जो समस्या टॉपिक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर नगरों के अंदर पाई जाने वाली उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ा और हमने देखा कि नगरों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है और उन समस्याओं के कारण वहां के नगरीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, नगरीय जीवन के अंदर जो लोग थे उसके दिनचर्याएं और यहाँ तक कि रोजगार में क्या परिवर्तन आ गया, उन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया। आज हम बच्चों मानव अधिवास के तहत नगरीय कच्ची बस्ती होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नगर के अंदर पाई जाने वाली जो कच्ची बस्तियां होती है जो मूलभूत से असुविधाओं से ग्रसित पाई जाती है, जिसमें किसी प्रकार की सुविधा ना होने के कारण उस बस्ती में रहने वाली जो जनसंख्या है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम देखते हैं नगरीय कच्ची बस्ती की समस्या। नगरीय कच्ची बस्ती की यदि हम समस्या के बारे में बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि नगरों के अंदर जो समस्याएं पाई जाती हैं लगभग उस तरह की समस्या ना पाकर उसमें थोड़ी सी डिफरेंस मतलब अलग सी जो समस्याएं देखने को मिलती है। पहली समस्या की बात करें तो अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। देखो, आपने एक उदाहरण के रूप में मैं देता हूं, वो है अपन का मुंबई की धारावी बस्ती। मुंबई की धारावी बस्ती है बच्चों, तो ये याद रखना एशिया की सबसे गंदी बस्ती के उदाहरण आता है। एशिया की सबसे गंदी बस्ती का उदाहरण में कौन से आती है बच्चों? धारावी बस्ती आती है। यदि हम इस धारावी बस्ती का वातावरण की बात करें तो चारों तरफ धारावी बस्ती के अंदर क्या बिखरा हुआ पड़ा है? कचरा। क्या बिखरा हुआ है? कचरा। और इसके अलावा कचरा बिखरा होने के कारण विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? प्रदूषण। क्या देखने को मिल रहा है? प्रदूषण। और इस प्रकार के कचरा युक्त और गंदगी युक्त वातावरण जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही भयंकर होते हैं, खराब होते हैं, फिर भी वो अपने आजीविका को चलाने के लिए इस प्रकार की गंदी बस्ती में भी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गंदी बस्ती होती है वहां का वातावरण प्रदूषण से युक्त होने के कारण वो पूर्ण रूप से कैसा होता है? अस्वस्थ होता है और वहां का जो पर्यावरण होता है वो भी बहुत ही क्या होता है? गंदा होता है। अब एक शब्द आया यहाँ पर मुख्य रूप से पर्यावरण। आपको मालूम होना चाहिए पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा लिखें तो बहुत ही सिंपल है। पर्यावरण की परिभाषा में अपन देखें तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर पाए जाने वाले जीव व अजैव तत्वों का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। यदि हम इसको तोड़कर देखते हैं तो परि प्लस आवरण, परि यानी चारों तरफ, आवरण यानी घेरा। तो पृथ्वी के चारों तरफ जैव और अजैव तत्वों का जो आवरण पाया जाता है वही क्या कहलाता है बच्चों? पर्यावरण। और पर्यावरण के अंदर वापस जब प्रदूषण जैसी प्रवृत्ति आ जाती है, किस तरह की? प्रदूषण जैसी प्रवृत्ति आ जाती है तो वहां का वातावरण कैसा हो जाता? अस्वस्थ, मतलब जीवन जीने के लायक नहीं रहता है। तो अब एक शब्द आया प्रदूषण। इसकी परिभाषा की बात करें कि प्रदूषण क्या है तो याद रखना कि पर्यावरण के अंदर
पर्यावरण के अंदर जब अवांछनीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण। पर्यावरण के अंदर जब अवांछित तत्वों का मिश्रण हो जाता है तो बच्चों क्या कहलाता है? प्रदूषण। फिर प्रदूषण की यदि प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं: ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें, सड़क निर्माण का भी अभाव। जो अपन कच्ची बस्तियों के अंदर देखते हैं तो वातावरण तो अस्वस्थ होता है, तो वहां पर देखते हैं तो आवागमन के लिए उचित सड़कों का जाल भी नहीं पाया जाता है, और यदि सड़कें पाई जाती है तो बस्ती के आंतरिक भाग में ना आकर दूर से ही निकल जाती है, क्योंकि जो कच्ची बस्तियां होती हैं बच्चों, उनके घर इतने पास पास होते हैं कि वापस सड़क बनाना आसान नहीं होता है। एक धारावी बस्ती का उदाहरण वो लेते हुए समझाते हैं कि धारावी बस्ती के घरों के अंदर जो गलियां इतनी संकरी होती हैं कि यदि 2 व्यक्ति आ जाए आमने सामने तो उनमें से एक व्यक्ति को वापस पीछे जाना पड़ता है। तो आप अंदाज लगा सकते हो, तो क्या इस प्रकार के अधिवास के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है? क्या नहीं। और आपने देखा कि धारावी बस्ती की एक मुख्य सड़क है जिसे 90 फुट रोड का नाम से जानते हैं, वो कहां पर है? वो धारावी बस्ती से काफी दूर बाहर की तरफ स्थापित है, जहां पर वहीं पर वे वाहन आकर रुकते हैं, लेकिन बस्ती के आंतरिक भाग के अंदर कोई प्रकार के वाहन नहीं आते। उसका मुख्य कारण है कि वहां पर सघन आवासों का निर्माण पाया जाना, जिसके कारण सड़कों का क्या पाया जाता है? वहां पर अभाव पाया जाता है। फिर अगला बिंदु, पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु की कमी। देखो, कच्ची बस्तियों के अंदर उन लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। वो अशुद्ध रूप में, खारे पानी के रूप में जो जल प्राप्त होता है उसी को वो अपने पीने के लिए और आजीविका में जो भी कार्य करते हैं, जिसमें जल का प्रयोग होता है उसमें खारे जल और अशुद्ध जल का ही प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के अशुद्ध जल पीने से बच्चों, वहां के जो कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो जल जनित बीमारियों से क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। जैसे जल जनित बीमारियां, पीलिया, मोती जरा, हैजा, टाइफाइड, ये कैसी बीमारी है बच्चों? जल जनित बीमारियां। फिर प्रकाश। देखो, प्रकाश की बात करें तो आपने देखा होगा कि गंदी बस्ती के अंदर घर इतने इतने पास होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश भी उनको नहीं मिल पाता। और जो अपन दूसरे उदाहरण के रूप में देखें तो प्रकाश का अर्थ होता है विद्युत भी होता है। तो गंदी बस्तियों के अंदर विद्युत की पूर्ण सुचारू रूप से सुविधा नहीं पाई जाती है, इसलिए वो शाम के समय अंधेरे में ही रहते हैं और तथा विभिन्न प्रकार की उनको अंधेरे के कारण समस्या का सामना भी करना पड़ता है। फिर शुद्ध वायु। आपको मालूम ही है कि धारावी बस्ती के अंदर क्या होती है? गंदगी फैली हुई है। उसी प्रकार कच्ची बस्ती के अंदर भी क्या फैली होती है? गंदगी। और गंदगी फैली होने के कारण जो गंदगी से जो गैसें बाहर निकलती है वो वायु के साथ मिल जाती है, जिसके कारण वायु क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। जब प्रदूषित वायु को जब मनुष्य वाके या लोग जब धारावी या कच्ची बस्ती के लोग ग्रहण करते हैं तो उसे विभिन्न प्रकार की क्या होती है? बीमारियां होती है। जैसे वायु जनित बीमारियों के अंदर देखते हैं, जैसे टीबी भी हो सकती हैं, या फिर और प्रकार के बहुत सारे ऐसे वायु के कारण होने वाले जो रोग हैं वो अशुद्ध वायु को ग्रहण करने के कारण होते हैं। अगला बिंदु, अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा। देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कच्ची बस्तियों के घर इतने इतने पास होते हैं कि उनके आवागमन के लिए यदि 2 व्यक्ति आ जाए तो उनको एक वापस पीछे जाना होता है। इसका मतलब इन घरों का इतना गुच्छ स्वरूप होता है कि ये पास पर इतने होते हैं कि वहां पर कोई भी बीमारी हो जाए तो सबसे ज्यादा
संक्रमण का खतरा होता है। उदाहरण के रूप में हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी आपने एक बीमारी का नाम सुना है बच्चों, कोरोना सुना है, तो आपको मालूम ही है कोरोना जो बीमारी है वो एक संक्रमण बीमारी है। वो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण फैलती है। तो इस प्रकार की कच्ची बस्तियों में ये बीमारियां हैं वो तेजी के साथ फैलती। उसका मुख्य कारण है कि एक तो वहां के लोग कुचित रूप में रहते हैं, दूसरी बात वहां पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण वहां पर ये संक्रमण बीमारियां तेजी के साथ फैलती है। और आपने पहले एक बीमारी का नाम और भी सुना होगा जिसमें अपन फ्लैग बीमारी के नाम जानते हैं, वो भी आपने देखा होगा। जो गंदी बस्तियां थी वह तेजी के साथ फैली थी। तो आपको याद रखना बच्चों, जहां गंदी बस्तियां होती है वहां संक्रमण बीमारी तेजी के साथ फैलती है। फिर कच्चे मकान होने से आग लग जाने का खतरा। आपने देखा होगा कि गंदी बस्तियों के अंदर या कच्ची बस्तियों के अंदर अधिकांश मकान क्या होते हैं, कच्चे होते हैं। यदि एक को भी यदि बस्ती के अंदर या एक ही घर के अंदर यदि आग लग जाती है तो बच्चों तो सभी घर के अंदर आग लगने का खतरा मंडराता रहता है। उसका मुख्य कारण है बच्चों वहां के घर एक तो पासवान होना, दूसरा कारण है वहां के सारे मकान कच्चे होने के कारण आग जल्दी पकड़ती है। शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव। आपने देखा होगा कच्ची बस्तियों के अंदर शौचालय का क्या पाया जाता, अभाव पाया जाता है। तो आपने एक धारावी बस्ती का उदाहरण देखा होगा, वहां पर एक शौचालय के अंदर लगभग 1500 से ज्यादा व्यक्ति दिन के अंदर उसका उपयोग करते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, शौचालयों की क्या है वहां पर कमी है। इस कारण से उनको एक ही जो शौचालय उस पर सभी को वहां पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण वहां पर जो इस प्रकार की असुविधाओं के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की क्या बनी रहती हैं, समस्या या खतरा मंडराता रहता है। तो आपने देखा होगा भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम इसी प्रकार की असुविधा को देकर चलाई गई, जिसमें लोगों को इस प्रकार के शौचालयों का, लोगों के घरों में इस प्रकार शौचालयों का विकास करके अधिक से अधिक इस प्रकार की जो बीमारियां लोगों के अंदर फैल रही है उनको दूर करना भारत का पहला लक्ष्य है। फिर शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव, और शिक्षा हेतु जो स्कूल हैं वहां पर क्या पाई जाती हैं, बहुत ही कम पाई जाती है। इस कारण से वहां के जो बच्चे होते हैं उनको पूर्ण रूप से जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल पाती। इस कारण से वो शिक्षा में क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए जब बच्चों इस तरह कोई भी कच्ची बस्तियों में शिक्षा से यदि लोग वंचित रहते हैं उसका सीधा प्रभाव देश की साक्षरता पर भी पड़ता है। इसी कारण भारत के अंदर साक्षरता दर में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। एक शब्द आया अपन के साक्षरता दर। तो साक्षरता दर की परिभाषा अपन देखते हैं क्या होती है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। साक्षरता, साक्षरता की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो सीधा लिखना 7 वर्ष से अधिक आयु वाले, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं, साथ ही उनको अंकगणितीय ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, साक्षरता। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हो, साथ में उसको क्या हो, अंकगणितीय ज्ञान हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साक्षरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, साक्षरता की परिभाषा आए तो आपको ये लिखनी है। कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए असुरक्षित जीवन। आपने देखा होगा कच्ची बस्तियों में जो लोग होते हैं उनको जब शहर के अंदर चले जाते हैं तो उसको कम मजदूरी पर भी क्या होता है, जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए विवश होना
पड़ता। उसका मुख्य कारण है उनके परिवार का पर क्या होता है, दबाव होता है और उनको रोजगार पूर्ण रूप से कोई मिल नहीं पाता है। इस कारण से बच्चों जैसा भी उनको रोजगार मिलता है, चाहे वो जोखिमपूर्ण हो, कैसा भी हो, उसको करने के लिए वो विवश हो जाते हैं। आपको पता ही है संविधान की धारा 39 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई। उसी प्रकार अनुच्छेद 23 के अंदर दैहिक शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, विरोध अधिकार भी मिला हुआ है। उसका मुख्य इस सिद्धांत या इस धारा का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रताड़ित किया जा रहा है तो इस अनुच्छेद के तहत वो सरकार के सामने अपनी बात रख सकता है। लेकिन यदि इस धारा का यदि उपयोग करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों को मजदूरी के रूप में कोई रखेगा भी नहीं और इनके जो कार्य करते हैं उन जोखिम कार्यों को और कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। इसलिए ये कार्य करने के लिए वो पर क्या हो जाता है बच्चों, विवश हो जाते हैं। ठीक है। अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा और उन लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको पूर्ण रूप से संतुलित भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती और संतुलित भोजन की प्राप्ति न होने के कारण उसको या उनके बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। अब आपके सामने आता है एक शब्द कि अल्प पोषण से अल्प पोषण से होने वाली बीमारी। तो अल्प पोषण से जो होने वाली जो बीमारी है उसमें पहला नाम है कुपोषण। क्या नाम है? कुपोषण। तो कुपोषण किससे कहते हैं? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सीधा लिखना संतुलित भोजन के अभाव में, संतुलित भोजन के अभाव में जब व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कुपोषण। संतुलित भोजन के अभाव में जब व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो जाता है तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? कुपोषण। इसके अलावा औरतों के अंदर खून की बीमारी या फिर खून की कमी जैसी बीमारियां और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो भोजन को संतुलित ना मिलने के कारण उन लोगों के अंदर होती है। संतुलित भोजन की बात करें तो एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित भोजन। छोटे, कम ऊंचे और असुरक्षित आवास। और यदि हम कच्ची बस्तियों के आवासों की आकार की बात करें तो आवास क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उनकी ऊंचाई भी क्या होती है? कम होते हैं और वो भी कैसे होते हैं? असुरक्षित। यदि आग लग जाए या भूकंप आ जाए तो वो घर जल्द ही गिर जाते हैं जिससे उन लोगों को बहुत अधिक मात्रा में जान मान की हानि हो सकती है। समाज द्वारा है दृष्टि से देखना और समाज के द्वारा उन कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत ही निम्न नजरिए से देखा जाता है। अगली व्यवस्था के रूप में देखें कानून या व्यवस्था बनाए रखना की समस्या। और इस प्रकार की कच्ची बस्तियों के अंदर कोई कानून व्यवस्था बनाए रखना या और कोई प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि वह असुविधाओं के अंतर्गत इस प्रकार टूट चुके होते हैं कि उनको कोई प्रकार के कानून और नियम का पालना करना अच्छा भी नहीं लगता है या फिर उसको हम वापस इस प्रकार के कानून व्यवस्था को हम लागू भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि भारत के अंदर जितने भी जो अमीर लोगों की घरों की जो शोभा बढ़ाते हैं उन वस्तु का जो निर्माण होता है वो इसी प्रकार की कच्ची बस्तियों के अंदर किया जाता है। और भारत के अर्थव्यवस्था के अंदर इन कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले लोगों का क्या होता है? एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपने देखा बच्चों कि भारत के अंदर जो नगरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो कच्ची बस्तियां है उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? इस प्रकार का काफी बार 2 नंबर का सवाल पुटअप हो जाता है और 3 नंबर का भी हो सकता है। तो इसलिए नगरीय कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं पूछे तो इन समस्याओं का उल्लेख आपको करना है। फिर हम लेते हैं नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान।
देखो हमने पहले क्या पढ़ी थी, समस्या। इन समस्याओं का अब हम समाधान या उनको किस प्रकार दूर कर सकते हैं उनके बारे में। तो इसका पहला बिंदु है नल या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न्यूनतम दर पर या निःशुल्क की जानी चाहिए। आपने देखा कि नगरीय क्षेत्रों के लोग कच्ची नगरीय बस्तियों के जो लोग होते हैं उनको पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं होता है। ये हमने समस्या पढ़ी थी। तो इन समस्या को दूर करने का सीधा तरीका क्या बताया गया कि नल के द्वारा या टैंकरों के द्वारा उन लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता करवाई जाए, या फिर उनको निःशुल्क कराई जाए, या फिर न्यूनतम दर पर उन लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। वापस लेना, उन लोगों को जब पीने के लिए शुद्ध पानी की प्राप्ति नहीं होती है तो इसलिए उनको टैंकरों और नल के माध्यम से उन लोगों को न्यूनतम दर पर जल की आपूर्ति करवाई जाए, या फिर उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क, जिसके ऊपर कोई टैक्स या खर्च या पैसा ना लगे, उस प्रकार लोगों को पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। और भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिनके अंदर सरकार के द्वारा जल की आपूर्ति निःशुल्क की गई है। उनके मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, उनको स्वच्छ शुद्ध पानी, जो मीठा पानी, वो आसानी से मिल सके। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार नरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध करवाई जाए, वैसी की वैसी नगरों के अंदर जो कच्ची बस्तियां पाई गई है उनके अंदर भी एक न्यूनतम मजदूरी के दर पर इस प्रकार की योजना चलानी चाहिए, जिससे उनको न्यूनतम दर पर अधिक पैसा भी मिले और उनकी शरीर की भी सुरक्षा, और या उनको असुरक्षित कार्य करने के लिए विवश भी ना होना पड़े। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र जिस प्रकार नरेगा न्यूनतम मजदूरी के दर पर निश्चित रोजगार मिलता है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र की जो कच्ची बस्ती है उनके अंदर भी इस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए। तीसरा, कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलकर बच्चों को शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। और कच्ची जो बस्ती है जहां पर विद्यालयों की कमी है, स्कूलों की कमी है, तो वहां पर भी स्कूलों को खोले जाए, जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, साक्षरता देश की वृद्धि होगी, साथ में वहां के जो बच्चे हैं वो भी क्या हो सके, जागरूक हो सके। इसलिए गंदी कच्ची बस्तियों में अधिक से अधिक विद्यालय या स्कूलों को खोला जाए। अब हम नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। अब समाधान का अगला बिंदु लेते हैं, कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवानी चाहिए। देखो, जहां पर कच्ची बस्तियां होती है, जहां मेडिसिन या हॉस्पिटल की कमी पाई जाती है, वहां पर बच्चों क्या खोलना चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं क्या हो सके, उपलब्ध हो सके, जिससे उनको कोई प्रकार की बीमारी होगी तो उनका तुरंत क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, जिससे देश की मृत्यु दर को कम या रोका जा सके, और साथ में इनके जो जीवन है उनको भी सुधारा जा सके। अगला बिंदु, चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। हमने पढ़ा था समस्या के रूप में, कच्ची बस्तियों के अंदर सड़कों का जाल का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ कच्ची बस्तियां हैं वहां पर सरकार के द्वारा बस्ती को पुनर्निर्माण करके वहां पर चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे उनको भी आवागमन की जो सुविधाएं है वो उपलब्ध हो सके और आपातकाल में इन परिवहन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन संपत्ति की सुरक्षा भी पहुंचा सके। अगला बिंदु, भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था करें। यदि आपको मालूम है और आपको पता है कि इस प्रकार की कच्ची बस्ती के अंदर कहीं पर भूमि है जो किसी प्रकार से उपयोग में नहीं आ रही है, तो वहां के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, वहां के पर्यावरण को देखते हुए वहां पर क्या लगाने चाहिए, बगीचों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वहां का जो प्रदूषण है वो तो मुक्त होगा ही, साथ में जब वो शाम के समय काम करके आते हैं, थके हुए लोग होते हैं, तो उन बगीचों के अंदर कुछ पल बिताकर अपने आप को रिलैक्स, मतलब एक कूल माइंड कर सके, जिससे वो अपनी थकावट को क्या कर सके, दूर कर सके। इसलिए सरकार के द्वारा उन क्षेत्रों के अंदर हमें खाली भूमि पर क्या लगवाना चाहिए,
बगीचों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला बिंदु, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि कच्ची बस्तियों के अंदर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाहता है या अपने स्वयं का उद्योग खोलना चाहता है, उनके द्वारा सरकार द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए और सहायता के रूप में उनको क्या उपलब्ध करवाना चाहिए, ऋण उपलब्ध कराना चाहिए या फिर लोन उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे वो उस उद्योग को चलाकर अपने परिवार की आजीविका को चला सके और उसको जोखिमपूर्ण कार्य भी नहीं करना पड़े। फिर अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाने पर जोर। आपने देखा होगा कच्ची बस्तियों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसका कारण है कि वहाँ का उच्च प्रजनन क्षमता का होना या उच्च प्रजनन दर का होना। यदि वे लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाते हैं तो उनके परिवार नियोजन हो जाएगा, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं और आगे जाकर उसे अच्छा नागरिक बना सकते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर परिवार का कल्याण कार्यक्रम को अपनाना चाहिए, जिससे वो परिवार को नियोजित कर सके। अगला बिंदु, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखें और उन बस्तियों के अंदर जहाँ कानून व्यवस्था और प्रकार की व्यवस्था का सबसे पहले पाई जाती थी, अब उनको वहां पर भी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू हो सके, इसलिए वहां पर पुलिस चौकी या थाना या फिर किसी प्रकार के सैनिक टुकड़ी की स्थापना की जाए, जिससे वहां पर भी क्या हो सके, कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से उपलब्ध की जा सके। तो आपने बच्चों देखा कि पहले हमने कच्ची नगरीय बस्तियों की समस्या पढ़ी, फिर कच्ची नगरीय बस्तियों की समस्याओं के समाधान पढ़े। ये भी सवाल है 2-3 नंबर का पुटअप होता है, ये किस तरह आता है वो भी सुन लीजिए। नगरीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली कच्ची बस्तियों की समस्याओं के प्रमुख समाधान कौन कौन से हैं बताइए। तो आपके 9 प्रकार के जो समस्या समाधान बताए हैं मैंने, उसको आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। तो आपको 2 अंक या 3 अंक हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। इसमें आपको इतना विश्लेषण लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट ही है, इसलिए आपको पॉइंट ही लिखना है। हमने तो आपको समझाने के लिए इसका पूरा विश्लेषण करवाया है। और आपको मालूम है बच्चों, जो हमारा अगला बिंदु है धारावी बस्ती, जो धारावी बस्ती जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस टॉपिक के बारे में अध्ययन नहीं करवाया जाएगा। तो इस तरह आपने बच्चों मानव अधिवास एवं उनके प्रकार और समस्या जो टॉपिक था उसके अंदर आपने मानव अधिवास की परिभाषा पढ़ी, फिर आपने उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों का वर्गीकरण पढ़ा, फिर ग्रामीण अधिवासों के प्रकार पढ़े, फिर आपने ग्रामीण अधिवासों के या नगरीय अधिवासों के जो प्रतिरूप के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण था उसके बारे में पढ़ा, फिर उनके कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में पढ़ा, फिर आपने नगरीय समस्याओं के बारे में पढ़ा, फिर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ा। इन सभी बिंदु का आपने अध्ययन इस टॉपिक के अंदर किया है। अब हम जो अगला बिंदु होगा या टॉपिक होगा वो नए लेसन के साथ आएगा और हम अगले लेसन के बारे में हम बताते हुए बता रहे हैं कि अगला जो लेसन है वो प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। जो आर्थिक क्रिया हमने पढ़ी थी ना, तो उन आर्थिक क्रियाओं का जो पहला भाग है वो है प्राथमिक क्रिया। तो उस प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हम अगले लेसन में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।